नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे पंजाब के पटियाला रैली में पीएम मोदी का विपक्षी पार्टियों पर किए गए प्रहार के बारे में। साथ ही दिखाएंगे आपको उम्मीदवार कुलदीप धालीवाल ने जनता से क्या वायदे किए हैं। दिखाएंगे चुनाव को लेकर फरीदकोट के वकीलों से बातचीत की ग्राउंड रिपोर्ट और दिखाएंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर बड़ी और अहम खबर। कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार कुलदीप धालीवाल प्रचार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। सुबह से ही कार्यकर्ताओं के साथ कुलदीप धालीवाल जनता के बीच पहुंच जाते हैं। अमृतसर में कुलदीप धालीवाल का काफिला जब रवाना हुआ तो हमारे संवाददाता अमित शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਦਾ ਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹੀ ਮਿਲਦੇ 300-400 ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਢਾਡੀ ਨਕਲਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ? ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਨਕਲਾਂ ਤਾਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨਕਲਾਂ ਕੌਣ ਤਾਰਦਾ? ਮਜੀਠੀਆ, ਇੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਅਗਲਾ ਹੀ, ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ खत्म हो गया, कम गेम खत्म हो गई। आप तो खत्म होना ही काली दल ही खत्म होता सारा। काली दल पंजाब दी मां पार्टी सीगी, लोग काली दल नाल प्यार करते सीगे, पर मजीठिया साहब दी कृपा दे नाल दोवें सारे भड़ोइये ने पंजाब चों पार्टी खत्म कर समझ गए। वो नकलां तार दिंदा मेरियां, ये क्यों नहीं तारदे भी इन्हें 11,000 एकड़ जमीन छड़ाई है, वो लोकां नूं दस्सण नहीं भी किते 5 मरले छड़ाई, वो उदां ही बात उन्हां कोल कुछ है नहीं कहण लई। वो कहण ना कुलदीप धालीवाल दे खिलाफ कुछ नकलां तार दी किहड़ी गल है, जिहदी मर्जी मैं तारी तार दिंदा, नकल ते हर बंदे दी तार दी। पर मैनूं गुस्सा भी नहीं, कोई गल नहीं, वो कर लेना अपना, ठीक है, कोई ये किहड़ी वड्डी गल है। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? बहुत वधिया। मैं हुण तक मैं 17 मार्च तो कंपेन शुरू की, 16 ਨੂੰ मेरी टिकट अनाउंस हुई, मैं अगले दिन लग गया ते हुण तक मैं 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ। ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 400 ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। उदा तो कई मीटिंगों में 2-2 बंदा भी आ जाता, 1000 भी आ जाता, पर 100 तो लैके 200, 250, 300 बंदा इतनी साडी एवरेज होंदी है। सो ਇਹ ਸਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, तो उस तो बाद घर वापसी इन्हां दी कितने बजे होंदी है। पंजाब की फरीदकोट सीट पर इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि फरीदकोट लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी ने हंसराज हंस को उतारा है तो आम आदमी पार्टी ने फिल्म एक्टर करमजीत अनमोल पर दाव खेला है। वहीं कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार अमरजीत कौर को टिकट दिया है। शिरोमणि अकाली दल ने भी राजविंदर सिंह धर्मकोट को यहां मैदान में उतारा है, जिससे यहां का मुकाबला बड़ा रोमांचक हो चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। ऐसे में फरीदकोट के वकीलों से उनकी राय जानी हमारी संवाददाता प्रेम पासी ने। हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। आज हम इस वक्त पहुंचे हैं फरीदकोट के बार एसोसिएशन में, जहां पे कानून के जानकार हैं, उनसे जानना चाहते हैं भी क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं आने वाले एमपी पे, कैसी उम्मीदें लगा के बैठे हैं इस चुनाव? एक्चुअली यहाँ पर लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। नेक्स्ट जो इलेक्शन आ रही है, हमें भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि हम यदि आप देखें तो सभी एजुकेटेड पर्सन जहाँ पर आते हैं, एडवोकेट्स हैं,
हमारा तालमेल भी बहुत सारे पर्सन जो एजुकेशन से संबंध रखते हैं उनके साथ है। हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये आ रही है, हमारा जो फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एक पहले एक जहाँ पर शुगर मिल थी, वो भी काफ़ी समय से बंद पड़ी हैं। हर बार चुनाव का मुद्दा रहा है। सभी सरकारों ने अपना वादा किया था कि हम शुगर मिल चलाएँगे, पर अब तक भी वो शुगर मिल नहीं चल पाई है। तो सर कैसे देखते हैं पिछले 5 साल के चुनाव, मोहम्मद सदीक के कार्यकाल को देखते हुए, और आगे क्या उम्मीदें लगा के बैठे? देखो, पिछले 5 साल में हमारे पूर्व सांसद मोहम्मद सदीक थे। प्रोफेशनली वो सिंगर थे, गायक थे, कलाकार थे। लोगों ने मतलब सेलिब्रिटी के तौर पे उनको वोट डाला, लेकिन 5 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इवन कि वो पार्लियामेंट में भी सोते हुए दिखे हैं। उनकी बड़ी वीडियो वायरल हुई है। वो हमारे लिए बड़ा मतलब दुखदायक है कि हमारा जो सांसद है वो हाँ, एक ऐसी महापंचायत में जाके सो रहा है। तो एक तो उनका ये था भी, एक तो वो इलिटरेट थे। क्योंकि इतनी बड़ी संसद में, पार्लियामेंट में पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए जो हमारी वहाँ पे अगुवाई कर सके, हमारी वहाँ पे बात रख सके। अब यंग है तो कैसे देखते हैं, उम्मीदवार को देख के वोट डालेंगे या पार्टी की, बड़ी पार्टी छोटी पार्टी को देख के वोट डालेंगे? उम्मीदें क्या लगा रखी हैं? सर, मेरा नाम दीपक कुमार माड़िया। सर, मैं पर्टिकुलरली, जैसे आपने बताया कि मैं यंग हूँ और मैं यूथ को बिलोंग कर रहा हूँ, तो मैं यूथ को ही रिप्रेजेंट करूंगा और उनके ही मुद्दे बताऊंगा। पहला मुद्दा तो सर, आपको हमारे पूरे देश को पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, राइट सर। तो मैं चाहता हूँ कि फरीदकोट शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोजगार मिले। दूसरा इशू सर मेन ये है कि आप देखेंगे कि हर एक जिले में लाइब्रेरीज बनाई जा रही हैं बच्चों के लिए, जो फरीदकोट में एक भी पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है। बच्चे बाहर को भागते हैं, कोई दिल्ली जाता है, कोई कहाँ जाता है पढ़ने के लिए। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे सर एजुकेशन को लेके, हालांकि यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, हर तरह की यहाँ पर पढ़ाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक पब्लिक लाइब्रेरीज हो जहाँ पर बच्चे जाकर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अपनी पेपर की, एग्जाम की, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, वो पीसफुली वहाँ पर कर सके। पंचकुला में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी टाटा 407 की सवारी करते हुए नजर आए हैं। SC/ST वर्क को सपोर्ट करने के लिए नए ऑडिटोरियम से हेलीपैड तक जाने के लिए राहुल गांधी ट्रक में सवार हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। राहुल गांधी लोगों के साथ ट्रक में सवार हुए तो उनके सुरक्षाकर्मी बड़े हैरान रह गए। राहुल गांधी इसके पहले भी चंडीगढ़ में ट्रक की सवारी कर चुके हैं। राहुल गांधी के सिस्टम वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने हरियाणा के पंचकुला में कहा कि सिस्टम कभी गरीबों के साथ नहीं रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बयान को हाथों हाथ लिया गया, हमलों की बौछारें कर दी गईं। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। सिस्टम को लेकर राहुल गांधी की ये साफ गोई खुद को दूसरे नेताओं से अलग दिखाने की कोशिश है या हाई वोल्टेज चुनाव आत्मघाती गोल? इसका फैसला तो 4 जून को आएगा, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी ने बैठे बिठाए बीजेपी की तरफ फुल टॉस फेंक दिया है और पीएम मोदी ने छक्का मारने में कोई गलती नहीं की। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने SC, ST, OBC की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। पीएम मोदी ने शुरुआत कर दी और बीजेपी के नेताओं ने राहुल पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने X पर लिखा, सत्य कितना भी कड़वा हो वही जीतता है। श्री राहुल गांधी जी का आभारी हूं कि उन्होंने वह कहा जो पूरा देश जानता है। दशकों तक शासन करने वाला उनका परिवार गरीब विरोधी,
SC, ST और OBC विरोधी है। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उनकी आकांक्षाओं को नष्ट कर दिया है। क्या कहा उन्होंने कि भाई मेरे परिवार में ये सब प्रधानमंत्री थे और मनमोहन जी की सरकार में भी मैं जो चाहता था कर सकता था। अब हमने देखा है कि जब एक ऑर्डिनेंस आया था, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, विदेश थे, तो राहुल गांधी जी ने उसे फाड़ के कूड़े के डब्बे में फेंक दिया था। तो ये तो दिखाता है कि राहुल गांधी जी मानते हैं कि किसी परिवार में अगर वो पैदा हो गए तो उनको पूरी जानकारी मिल गई कि देश कैसे चलता है, क्या होता है। इस चुनाव में राहुल गांधी मुसलमानों के साथ साथ SC, ST और OBC को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो जातीय जनगणना की बात करते हैं तो कभी वो बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हैं। वो जोर शोर से सरकारी नौकरियों और उच्च नौकरशाही में इन तबकों की भागीदारी पर सवाल करते हैं। लेकिन पीएम मोदी ये कहकर पलटवार कर रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को देने की है। खान मार्केट गैंग ये पापी की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, बदले में वोट मांग रहे हैं। ये लोग देश के बजट का 15% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। छठे दौर के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। फिर एक दौर और। इस चुनाव में गर्मा गर्म जुबानी जंग अभी और बाकी है। आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुल जाएंगे और ऐसे में जहां हेमकुंड गुरुद्वारा और उसके आसपास के क्षेत्रों में हिमखंडों का काट कर रास्ता तैयार किया जा रहा है, तो वहीं ऋषिकेश से पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो चुका है। एक तरफ उत्तराखंड में जहां चारधाम यात्रा का उद्घोष है, ऐसे में राज्य का एक और पवित्र स्थान श्रद्धालुओं की आवाजाही से गुलजार होने वाला है। आज सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा का ऋषिकेश से शुभारंभ है। दूसरी तरफ बर्फ से ढके हेमकुंड साहिब क्षेत्र में यात्रा की तैयारियां अपने आखिरी दौर में हैं। तस्वीरों में सेना के जवान और हेमकुंड गुरुद्वारे से जुड़े लोग इन हिमखंडों की मोटी मोटी परतों को काटकर यात्रा मार्ग तैयार कर रहे हैं। हर साल गर्मियों तक आते आते बर्फ धीरे धीरे कम होती है, मगर इस समय तो हमेशा ही हेमकुंड का पूरा इलाका मानो बर्फ के आगोश में रहता है। ऐसे में इन जवानों और स्वयंसेवकों के सामने परंपरागत रास्ता बहाल करना किसी चुनौती से कम नहीं। कहीं ढलानदार जगहों पर से सीढ़ीनुमा रास्ता बनाना हो या फिर खाई किनारे मोटी बर्फ की परतों को हटाकर रास्ता तैयार करना हो, ये मुश्किल टास्क बेशक रास्ता तैयार करने की जिम्मेदारी उठा रहे लोग बड़ी शिद्दत, लगन और मेहनत के साथ करते रहे हैं। वहीं हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने यात्रा में प्रतिदिन 3500 यात्रियों के दर्शन की इजाजत दी है। हालांकि आने वाले समय में यात्रा की स्थिति और बर्फ पिघलने के बाद ही यात्री संख्या बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा। 22 मई को पंज प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था ऋषिकेश से श्रीनगर के लिए रवाना होगा। 23 मई को अगले दिन श्रीनगर से गोविंद घाट के लिए जत्था निकलेगा। 24 मई को ये जत्था गोविंद घाट से घाघरिया के लिए रवाना होगा और 25 मई ठीक 6:30 बजे सुबह सवेरे पंज प्यारों की अगुवाई में ही श्रद्धालुओं का जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा, जहां धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करने के साथ ही हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट खोल दिए जाएंगे और इसी के साथ सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने हेमकुंड गुरुद्वारा परिसर में रील्स बनाने को लेकर यूट्यूबर्स और आम लोगों से भी खास अपील की, ताकि चारधाम में आई शुरुआती अड़चनें इस यात्रा में न दोहराई जाएं। कि उत्तराखंड प्रशासन द्वारा सभी यूट्यूबर, ब्लॉगर जो भी श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने आते हैं, इस साल सरकार ने एक प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी गुरुद्वारा साहब के 50 मीटर के दायरे में, यानी कम से कम 1.5-200 फुट के दायरे में कोई भी अपना रियल वगैरह
और कोई यूट्यूब के माध्यम से कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं करेंगे। सो आप सबसे निवेदन है कि जिसने भी कोई अपना ये रील बनानी है या कोई भी ये यूट्यूब का प्रोग्राम करना है, वो रास्ते में आप लोग कर सकते हैं, वो भी पॉजिटिव रहकर। अदरवाइज किसी भी गुरुद्वारे में 50 मीटर के दायरे में इस काम पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिलहाल तो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में कपाट खुलने को लेकर गुरुद्वारे की टीम हेमकुंड साहिब में डेरा जमाए हुए है। इंतजार है 25 मई का, जब हेमकुंड साहिब के कपाट देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक पंजाब में अब देखिए पंजाब के अलग अलग शहरों से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में पंजाब एक्सप्रेस में। पंजाब और चंडीगढ़ में अब दृष्टिहीन लोग लोकसभा चुनाव में बिना किसी मदद के अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट डाल सकेंगे। इसके लिए चुनाव में ब्रेल लिपि से मतदान की व्यवस्था की जा रही है। दोनों जगह 1 जून को मतदान होना है। अमृतसर से बीजेपी उम्मीदवार तरनजीत संधू ने आज अपना विजुअल डॉक्यूमेंट रिलीज किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। साथ ही कहा कि गुरु नगरी अमृतसर को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करने पर उनका सबसे ज्यादा ध्यान है। किसान मोर्चा से वापस आ रही बस अमृतसर में हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 31 किसान घायल हो गए। हादसे के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया किसानों का हाल जानने पहुंचे और घायल किसानों से बातचीत की। फाजिल्का में मामूली गाली गलौज के बाद 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान तलवारें भी चली, जिससे एक युवक के हाथ की उंगलियां कट गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।